अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एस्केडिविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैराफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप पैनल पर देख पा रहे हैं कि आज की हमारी क्लास है क़सीदा। क्या है क़सीदा? ये एक नज़्म की मंजूम सिन्फ़ है, यानी शायरी सिन्फ़ है। ये एक छूट गई थी जिसे हमें पढ़ाना है। दूसरी बात, क़सीदा जो है सिर्फ सेकंड ग्रेड के लिए है। हो सकता है फर्स्ट ग्रेड में भी इसका कोई शुमार हो, तो मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, मैंने देखा नहीं, इसके बारे में ध्यान नहीं दिया मैंने, क्योंकि मुझे सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की ही परवाह है। फर्स्ट ग्रेड का मैंने कोई कोर्स अलग से नहीं बनाया है। तो फर्स्ट ग्रेड में अगर हो तो आप पढ़ लीजिएगा, आपके काम आ जाएगा। बहुत ज़्यादा मुफीद टॉपिक आपके लिए होने वाला है। और अगर सिर्फ आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है तो कर लीजिएगा। अगर इस वक्त कोई थर्ड ग्रेड का स्टूडेंट इसे देख रहा है तो बहरहाल इसे ना देखे तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। एक बार मैं थर्ड ग्रेड का सिलेबस आपको दिखा देता हूं दोस्तों। थर्ड ग्रेड का जो हमने सिलेबस बनाया था आपको सामने पेश किया था, तो इसमें पहला टॉपिक हम छोड़ चुके हैं। दूसरा टॉपिक हम गज़ल, नज़्म, मरसिया, मसनवी, रुबाई, गीत और दोहे। आपके क़सीदा कहीं टॉपिक में आपके नहीं है, इसलिए आप क़सीदा ना पढ़ें। अब बात करते हैं दोस्तों आपके सेकंड ग्रेड के सिलेबस की। ये सिलेबस को आज थोड़ा रिवाइज़ कर देते हैं, आपको समझा देते हैं क्या क्या चीज़ें होंगी और क्या बाकी रहेगी। काफ़ी कन्फ्यूज़न थी आपके बहुत ज़्यादा, तो उस कन्फ्यूजन को भी आज के कर देते हैं, दूर कर देते हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का दोस्तों 10 मई को जो रिज़ल्ट आपका आया था, सॉरी सिलेबस जो आपका आया था, इसमें हिस्सा अव्वल आया था। क्या आया था दोस्तों? 3 हिस्सों में आपका सिलेबस टोटल आने वाला था। पहला जो था हिस्सा अव्वल, ये सानवी और आला सानवी सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी था। इसके अंदर 1 2 3 4 ये जो 4 पेज थे दोस्तों, इनमें आपको बताया था आपको सिर्फ ग्रामेटिकल चीज़ें ही आपके आने वाली है। क्या चीज़ आने वाली दोस्तों? ग्रामेटिकल, इस्म, फ़ैल, ज़मीर, ये सब चीज़ आने वाली है। ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको रीड की क्लास में पढ़ा चुका हूँ। फिर भी वक्त मिला तो हम इसको इंशाल्लाह वापस कोर्स होने के बाद लास्ट की क्लास में इसको वापस रिवाइज करेंगे, सारे सिलेबस को हम वापस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्रामर का टॉपिक हम पूरा छोड़ दिया। दूसरा टॉपिक आता है दोस्तों हिस्सा दोम, ग्रेजुएशन सतह का। ग्रेजुएशन, इसमें जो पहला टॉपिक, अब ग्रेजुएशन की जब बात कर रहे हैं तो मैंने सबसे पहले मैंने दिमाग में यही सोचा था कि सबसे पहले ग्रेजुएशन का आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ग्रेजुएशन का जो पहला टॉपिक है दोस्तों वो है तशबिया, इस्तिआरा, मिजाज मुरसिल, यानी सनअत के बारे में है। तो सनअत में ग्रामर के साथ पढ़ाऊँगा आपको, इसलिए सनअत को मैंने छोड़ दिया था। फिर बात आता है दोस्तों मंदरजा झील की तारीफ़ बयान करनी है। किसकी? गज़ल, क़सीदा, मरसिया, रुबाई, मसनवी, क़िता, मुखम्मस, मुरब्बा, मुअर्रा नज़्म और आज़ाद नज़्म। तो आपको पता है गज़ल पढ़ा चुके हैं, क़सीदा आपको आज पढ़ा दी जाएगी, मरसिया, रुबाई, मसनवी सभी पढ़ा चुके हैं, मुखम्मस, मुरब्बा, मुअर्रा नज़्म, आज़ाद नज़्म सब पढ़ा चुके हैं। क़िता इसके जस्ट अगली वाली क्लास में आपको मिल जाएगा। इसका मतलब मंदरजा झील शायरी सिन्फ़ को हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं आज की क्लास समेत, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या है, बे में आप दक्कन में, ये उर्दू इतिहास को आप छोड़ दीजिए। फिर आपका पहला टॉपिक है गज़ल के बारे में। तो गज़ल में कौन कौन है दोस्तों? गज़ल में आपको शायरों की सवाना हैत बतानी है। दूसरा था नज़्म का, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके बाद वाला। और इसके बाद है जदीद उर्दू नसर का टॉपिक। जदीद उर्दू नसर का टॉपिक, इसमें नावल निगारी, अफसाना निगारी, ड्रामा निगारी, खाका निगारी, इंशाया और रिपोर्टाज सभी क्लासेस दोस्तों आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसका मतलब आप नज़्म और नसर के 2 बड़े टॉपिक से क्या हो चुके हैं? मुक्त हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अगला दोस्तों जो टॉपिक आता है वो है आपका उर्दू ज़बान के अदब के बारे में। तो 2 टॉपिक थे, उसको हम बाद में पढ़ाएंगे, अदब वाला टॉपिक सारे साथ लेंगे। अब इसके बाद बचती हैं गज़लें। मीर तकी मीर की गज़ल, ख्वाजा मीर दर्द, नासिक, आतिश, गालिब, मोमिन, मोहानी, बदायूनी, गोरखपुरी और नज़ीर अकबर आबादी, हाली, ये सब दोस्तों आपको पढ़ा चुके हैं। उसके बाद नज़्म है आपके हाली की, आबादी की, नज़ीर अकबर आबादी की, मुफलिसी, खजरेरा, सुबह आज़ादी, किसान, ये सभी चीज़ आपको दोस्तों पढ़ाई जा चुकी है। आखिर में बचते हैं आपके मजमून। तो मजमून में एक लड़का आपका नज़्म थी, उसके बाद अपनी मदद आप, सच और झूठ का नज़्मनामा, गालिब की शायरी, शायरी क्या है, और हाली, उर्दू लिटरेचर का नासिर खमसा और शेख पेरू, ये सारे टॉपिक आपको, सारे मजमून भी आपको पढ़ाए जा चुके हैं। इसका मतलब बीए वाला पोर्शन भी आपका क्या हो चुका दोस्तों? कंप्लीट हो चुका है। यानी आज क़सीदा के बाद हमारी नेक्स्ट क्लास होगी क़िता। क्या होगी? क़िता। इस तरह आपका एक बहुत बड़ा बीए वाला चैप्टर आपका क्या होने वाला है? कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद क्या रहती है? ग्रामर आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। रीड वाली क्लास की वीडियो चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह वक्त बना तो हम उसको भी अक्टूबर की क्लास में वापस स्टार्ट करेंगे, दोबारा रिवाइज करेंगे सही तरीके से, बहुत ज़्यादा डीपली आपको चीज़ों को समझाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक टॉपिक और बचता है आपका हिस्सा सॉम, सबसे लास्ट वाला टॉपिक है। इसमें क्या है? उर्दू ज़बान की तदरीस,
उर्दू ज़बान की तदरीस के बारे में बताया है। तो तदरीस वाला टॉपिक है पढ़ना, लिखना, सिखाना, सूदी तरीका, लफ्ज़ तरीका, जुमला वाली तरीका, तदरीसी तरीक़ाकार, पढ़ाने की तरकीब और महारतें, ये सभी टॉपिक दोस्तों हम आपको क्या कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। मैं समझता हूँ कि रीट वाली क्लासेस में तदरीस वाला टॉपिक और ग्रामर वाला टॉपिक तो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। आप चाहे तो वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा मैं नहीं पढ़ाऊँगा, मैं पढ़ाऊँगा, उस चीज़ को भी पढ़ाऊँगा, उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उस चीज़ को वापस पकड़ेंगे और ज़्यादा गहराई के साथ पढ़ेंगे, ज़्यादा मजबूती के साथ पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको टाइम मिलता है, अगर आपको लगता है आपको तैयारी ज़्यादा बेस्ट करनी है, बार बार चीज़ों को रिवाइज़ करना है, तो आप वहाँ से रीट वाली प्लेलिस्ट बनी है रीट की, उसमें आपको पूरी ग्रामर और पूरी उर्दू तदरीस आपको मिल जाएगी। आप वो वीडियो भी चाहें तो देख सकते हैं आपकी सुविधा के लिए। चलिए दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक कसीदा, ये एक शायरी सिन्फ है, इसके बारे में जान लेते हैं, इसका आगाज़ और का जान लेते हैं। इसके बाद खिताब बचेगा और हमारा टॉपिक शायरी और नसरी दोनों असनाफ वाला क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई क्यूरी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं उनको अगली क्लास में आपको क्यूरी दूर कर सकूँ। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, सर हमें समझ में नहीं आ रहा सिलेबस कितना हो गया, आपने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको गज़ल, नज़्म और मज़मून पूरे पढ़ा चुका हूँ। बीए का जो आपका बड़ा सेक्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद नसरी असनाफ और शायरी असनाफ भी आपकी कंप्लीट आज हो जाएगी। इसके बाद बीए पोर्शन में आपको एक तो उर्दू का अदब बचेगा, इसके बाद आपको तदरीस बचेगी और एक ग्रामर बचेगी। ठीक है, इन चीज़ों को हम बारी बारी बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट करेंगे। इंशाल्लाह क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेगी। और इन दिनों, कुछ दिनों के बाद हो सकता है मेरी क्लासेस कुछ डिस्प्यूट हो सकती है, कुछ फैमिली काम की वजह से, घरेलू कार्य की वजह से हो सकता है मेरी क्लासेस आगे पीछे हो जाए, तो आप प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। एक एक बार कमेंट करके या एक एक बात के लिए फ़ोन करके, व्हाट्सएप मैसेज करके आप भी परेशान मत होइएगा, मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। ठीक है, लेकिन क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेगी, कोशिश मैं पूरी कोशिश करूँगा। चलिए, आज का टॉपिक है दोस्तों कसीदा। क्या है कसीदा? कसीदा नज़्म की ही एक किस्म है। नज़्म अपना में एक किस्म है, लेकिन नज़्म की भी बहुत सारी किस्म है। और नज़्म की किस्मों में सिर्फ गज़ल को छोड़कर कसीदा, मरसिया सभी किस्म आते हैं दोस्तों, ये सभी नज़्म के अंदर ही आते हैं। कसीदा वो सिन्फ़ सुखन है जिसमें किसी की मदह या मज़म्मत की जाए। मदह कहते हैं किसी की तारीफ़ करना, मज़म्मत कहते हैं किसी की मज़म्मत करना, यानी किसी की बुराई करना। ये खुशामद का कलाम भी कहा जाता है। खुशामद किसे कहते हैं दोस्तों? चापलूसी को। किसे कहते हैं? चापलूसी को, आज की लोकल ज़बान में। इब्तदाई दौर में बुजुर्गान दीन और बादशाह वक्त की शान में कसीदे लिखे या पढ़े जाते थे। शुरुआती दौर में क्या होता है दोस्तों? कसीदा क्या चीज़ है, पहले ये देखिए कसीदा क्या चीज़ है। गज़ल क्या चीज़ है? हुस्न इश्क की बातें। ये अरबी ज़बान वाले लोग अपनी महबूबाओं की, माशूकाओं की तारीफ़ें क्या करते थे गज़ल में, उसके हुस्न, उसके सरापे की बात क्या करते थे, तो वो चीज़ गज़ल हो गई। लेकिन जब बादशाह वक्त की, किसी आलिम दीन की, किसी बुजुर्गान दीन की अगर तारीफ़ की जाए, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी दोस्तों? कसीदा। क्या कहलाएगी? कसीदा। इसे उस दौर में किया जाता था जब बादशाहत का ज़माना था, जब बड़े बड़े बादशाह होते थे, मुल्क में कोई राजा सम्राट हुआ करते थे, उनकी तारीफ़ में पढ़ाया जाता था। और वो लोग क्या करते थे? इनको पढ़ने के बाद खुश हुआ करते थे, राजी हुआ करते थे, और क्या करते थे? उनको इनाम के तौर पे कुछ ना कुछ दे दिया करते थे। तो वो चीज़ है कसीदा। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको एक लफ्ज़ बताया, मदह। क्या बताया? मदह। मदह का असली लफ्ज़ क्या है? मदह से 4 लफ्ज़ निकलते हैं। एक होता है मदह, एक होता है मद्दाह, एक होता है ममदूह और एक होता है मद्दाही। सभी का अलग अलग मतलब है, लेकिन लफ्ज़ सारे एक ही हैं। मदह का मतलब होता है तारीफ़। मदह का मतलब होता है तारीफ़। याद के लिए रखने, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इसका मतलब क्या है। दूसरा होता है मद्दाह। पहले मदह का मतलब तारीफ़, मद्दाह यानी तारीफ़ करने वाला, यानी कसीदा को, जो कसीदा लिखा करता है उसे मद्दाह भी कहते हैं। ममदूह जिसकी तारीफ़ की गई हो, यानी जिस बादशाह के लिए लिखा है उसे क्या कहेंगे? ममदूह, जिसकी तारीफ़ की गई हो कसीदे में। और मद्दाही, तारीफ़ करने का ये फ़ैल है, ये मद्दाही कहलाएगा, यानी कसीदा को ही आप मद्दाही का फ़न कह सकते हैं। चारों लफ्ज़ समझ में आ गए आपके? चलिए आगे देखिए। अब बात करते हैं दोस्तों कसीदे के बारे में। बात करते हैं अगर कसीदे के बारे में, कसीदे का जो फ़न है इसके बारे में बात करते हैं। पहले हम सिर्फ लफ्ज़ के बारे में बात करते हैं। कसीदा की उत्पत्ति कैसे हुई? हिंदी में आप भी समझेंगे कसीदा की उत्पत्ति कैसे हुई, कसीदा लफ्ज़ कैसे निकला, कसीदे की शुरुआत कैसे हुई। तो इस चीज़ को दोस्तों हम 2 अलग अलग नज़रियों से समझेंगे। 2 अलग अलग मुहक्किकीन के जो ग्रुप हैं, उन लोगों ने अलग अलग चीज़ को माना है। एक तबका क्या कहता है वो देखिए। नज़रिया अव्वल, पहले वाले जो दृष्टिकोण है जिन लोगों का, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसकी जमा कसाइद है। क्या जमा इसकी? कसाइद है। और इसके मानी है मग़ज़ गलीज़ या सतबर है। मग़ज़ गलीज़, मग़ज़ कहते हैं दिमाग को, मग़ज़ कहते हैं दिमाग को। कहते हैं मग़ज़ ख़राब तो नहीं है, मग़ज़ यानी दिमाग। गलीज़ कहते हैं मजबूत या गाढ़ापन। मग़ज़ गलीज़ का असली मतलब होता है
उर्दू में इसका मानी गाढ़ा मगज़ या दलदार गुदा या मोटी चर्बी होता है। उर्दू में इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? दलदार गूदेदार चीज़, दलदार चीज़ या मोटी चर्बी, इसका असली मतलब होता है। वैसा क्यों है मैं समझाता हूँ आपको। जिस तरह इंसान के जिस्म में दिमाग की अहमियत होती है, उसी तरह उर्दू शायरी में कसीदे की अहमियत होती है। एक इंसान के जिस्म में हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आंखें ज़रूरी है, नाक ज़रूरी है, लेकिन कहते हैं सभी चीज़ों पर कंट्रोल किसका होता है? कंट्रोल किसका होता है? कंट्रोल होता है दिमाग का। किसका होता है? कंट्रोल दिमाग का। इसका मतलब इंसान की पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर मान ली हाथ कट जाए तो बताओ इंसान मर जाएगा? नहीं, ज़िंदा रहेगा। हाथ कटा इंसान भी हो सकता है, पैर कटा इंसान भी हो सकता है, अंधा इंसान भी हो सकता है, गूंगा बहरा इंसान भी हो सकता है, लेकिन बिना दिमाग का इंसान हो सकता है? बताइए, हो सकते हैं? हाँ, बिना दिमाग का इंसान एक है मेरे ध्यान में बहुत, जिसका दिमाग बिल्कुल है नहीं, दिमाग की जगह भूसा भरा है, पर फिर भी ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में जिनका दिमाग नहीं होता, भूसा भरा होता है। तो बहरहाल तो कहते हैं कि कसीदे की वही अहमियत है जो एक इंसान के जिस्म में दिमाग की होती है, इसलिए इसे दिमाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे शेर व शायरी का दिमाग कहा जाता है, इसे कसीदा कहा जाता है, यानी इसे मगज़ गलीज़ कहा जाता है। समझ गए आप बात? वहीं कसीदे की अहम खुसूसियात में पुरशिकवा, ज़ोर बयान, मुबालगा आराई, तख़य्युल की बुलंदी, मज़मून आफरीनी और फ़साहत व बलागत की मौजूदगी होती है, इसलिए इसको कसीदा भी कहा जाता है। अब ये चीज़ें क्या है दोस्तों? ज़ोर बयान, बयान को ज़ोर देकर, किसी बात को बहुत ज़ोर देकर पेश करना। मुबालगा आराई, बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना। तख़य्युल की बुलंदी, तख़य्युल कहते हैं ख्याल को, ख्याल यानी कहते हैं कल्पना शक्ति को, कल्पना शक्ति की बुलंदी, ऊंचाई। मज़मून आफरीनी, बातों को एक अच्छी तरतीब के साथ पेश करना। फ़साहत व बलागत, यह मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। फ़साहत व बलागत को सनाअत कहते हैं ना, सनअत में फ़साहत और बलागत का आपको मैंने पूरा समझाया था। तो फ़साहत व बलागत की मौजूदगी भी इसमें हुआ करती है, इसलिए इसको कसीदा कहा जाता है। वहीं नज़रिया दौम, दूसरे नज़रिए के लोग क्या कहते हैं? एक तो कहते हैं कसीदा कसद से निकला, और कसद का मतलब होता है गाढ़ा मगज़। कसीदा का मतलब होता है गाढ़ा मगज़, ठीक है। और दूसरा क्या कहता था, वो देखिए, बाज़ हज़रात का कहना है कि ये कसीदा लफ्ज़ कसद से निकला है। किससे निकला है? कसद से निकला है। अरबी ज़बान में कसद का मानी इरादा करना या नियत करना होता है, यानी शायर इरादतन किसी की तारीफ़ या बुराई करे तो यही क्या कहलाएगा? कसीदा कहलाएगा। एक गिरोह क्या कहता है दोस्तों? एक गिरोह कहता है कि कसीदे का मतलब मगज़ गलीज़ होता है, तो दूसरा गिरोह कहता है कि कसीदे का मतलब कसद से निकला। कसद का मतलब होता है इरादा करना या नियत करना, यानी इरादा कर लिया जाए, नियत कर ली जाए किसी की तारीफ़ या किसी बुराई करने की, वही चीज़ क्या कहलाएगी? कसीदा कहलाएगी। आगे देखिए, कसीदा इस्तिलाह में वो नज़्म है जिसमें किसी की तारीफ़ या बुराई की जाए। यहाँ किसी से मुराद क्या है? हाकिम वक्त हो सकता है, बादशाह, कोई बुज़ुर्ग हो सकते हैं, किसी का भी कसीदा लिखा जा सकता है। मौजू के लिहाज से कसीदे में बहुत वुसअत है। वुसअत कहते हैं फैलाव, विस्तार है बहुत ज़्यादा। कसीदे में आमद के बजाय आवर्द होती है, यानी तकल्लुफ़ और बनावटी अंदाज में बात को पेश किया जाता है। आवर्द कहते हैं इसे, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, बनावटी तौर पर बातों कहना ही कसीदे की पहचान है। इसमें मदह और मज़म्मत के अलावा मनाज़िर फ़ितरत, पंदो नसीहत, मजहबी बातें, सियासी इंतशार और मुआशी बदहाली को पेश किया जाता है। ऐसा नहीं सिर्फ किसी की तारीफ़ बयान कर दी जाती है, बल्कि इसमें किसी शहर की, किसी हुकूमत की, उसकी कमज़ोरियाँ, उसकी खामियाँ, उसकी खूबियाँ भी बयान की जा सकती है। अच्छे मनाजिर, प्राकृतिक दृश्यों को बयान किया जा सकता है, मंजर की खूबसूरती बयान की जा सकती है। ये सभी चीज़ें गज़ल का क्या हो सकती है? मौजू हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों कसीदे की हैयत। हैयत कहते हैं रचना, बनावट। हैयत को शक्ल, सूरत, बनावट, साअत के नाम से भी जाना जाता है। आपको पूछ लिया जा सकता है कि कसीदे की हैयत क्या है, कसीदे की साअत क्या है, कसीदे की बनावट क्या है, कसीदे की सूरत क्या है, कसीदे की शक्ल क्या है। अलग अलग नाम से आपको पूछ कर क्या कर सकते हैं? आपको डापाचू कर सकते हैं, आपको बुला सकते हैं। जिस तरह गज़ल का पहला शेर मतला होता है, ये शेर हो गया दोस्तों, शेर है। जिस तरह गज़ल का पहला शेर मतला होता है, ऐसे इसका भी पहला शेर क्या होता है? मतला ही कहलाता है। गज़ल को पता है गज़ल किससे निकली है? गज़ल कसीदे से ही निकली है। गज़ल का जो पहला जुज़ है तशबीह उसी से ही गज़ल का निकाल हुआ है, वहीं से गज़ल की उत्पत्ति हुई है। तो जैसा गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, कसीदे का भी पहला शेर क्या कहलाता है? मतला कहलाता है। गज़ल की तरह कसीदे में भी काफ़िया का होना लाजमी है, रदीफ़ होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन काफ़िया होना ज़रूरी है। गज़ल के तमाम मतले एक साथ आते हैं, जबकि कसीदे में कहीं भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर कसीदे में दो मतला हैं तो उसे ज़ू मतलाइन कहा जाता है, और अगर दो से ज़ायद हैं तो ज़ुल मताले कहा जाता है। अगर कसीदे में दो मतला हैं
जैसे गज़ल में था ना, पहला है तो मतला है, दूसरा है तो मतला सानी है, तीसरा है तो मतला सालस है, चौथा है तो मतला राबे है। इस तरह आपको बताया ना, कंटिन्यू आगे बढ़ता जाता काउंटिंग के साथ। तो ये चीज़ इसमें होती है। तो कसीदे में भी, कसीदे में पहला है तो मतला है, दूसरा है तो जुल मतालेइन है। क्या है? जुल मतालेइन, यानी 2 मतला है इसमें, 2 से ज़्यादा है तो क्या कहलाएंगे? जुल मताले। क्या कहलाएगा? जुल मताले। ये जदू हो गया दोस्तों, जू था, ठीक है, दाल नहीं है यहाँ पे। एक से ज़्यादा मतला हो तो तजदीद मतला भी कहा जाता है। जिस शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं उसे मतला कहा जाता है। ये बात मैं आपको गज़ल वाले टॉपिक में सिखा चुका हूँ। मतला के बाद बाकी अशार में दूसरा मिसरा हम काफ़िया होगा, ये आपको हमेशा से पता है। कसीदे के तमाम अशार में मसनवी की तरह रब्त होता है, यानी अशार की तरतीब मसनवी की तरह होती है। कसीदा जो लिखा जाता है, इसका पहले जो 2 शेर हैं, पहला जो शेर है, पहले में भी काफ़िया, दूसरे में भी काफ़िया, दोनों के काफ़िया सेम है, वो कहलाएगा मतला। उसके बाद दूसरे में क्या होगा? पहली लाइन में काफ़िया नहीं होगा, दूसरे में काफ़िया सेम होगा। कौन सा काफ़िया? जो इससे पहले वाले शेर के आखिर में था। फिर तीसरी लाइन अलग होगी, चौथी लाइन में काफ़िया सेम, 5वीं लाइन अलग है, 6ठी लाइन में काफ़िया सेम, 7वीं लाइन अलग है, 8वीं लाइन में काफ़िया सेम। यानी दूसरा जुमला जो आता जाएगा शेर का, उन सभी का काफ़िया क्या होता जाएगा? सेम होता जाएगा। और समझिए ये ही एज इट इज़ फॉर्म किस में अपनाया जाता है? मसनवी में अपनाया जाता है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि बनावट के लिहाज से, साथ के और हैयत के अतबार से इसकी बनावट किसके जैसी है? मसनवी के जैसी है। किसके जैसी है? मसनवी की जैसी है। लेकिन इस लिहाज से वो ज़ाहिरी बनावट की बिना पर किससे से मुशाबा है? मानवी तरतीब के लिहाज से मसनवी के मुशाबे है, मानवी लिहाज से मसनवी के मुशाबे है, लेकिन है नहीं। कसीदा अपने आप में एक अलग ही सिन्फ है, मसनवी नहीं है। कसीदे में अशार की तादाद का क्या रोल है, ये भी देखिए। कसीदे में कम से कम 21 अशार होने चाहिए, ज़्यादा की कोई हद और कोई कैद नहीं है। लेकिन अक्सर अशार शुरा के कलाम में 200 अशार तक की तादाद मिलती है। कम से कम 11 होने चाहिए, ज़्यादा तक कोई कैद नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कसीदे 200 अशार पे भी पढ़े गए हैं। कोई अशार ऐसे भी हैं, एक दो कसीदे ऐसे भी हैं जिनमें 800 अशार भी हैं, ऐसे भी कसीदे लिखे गए हैं। अब बात करते हैं कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी। कसीदे के 5 अज्ज़ाए तरकीबी होते हैं: तशबीब, गुरैज़, मदह या हिजो, हुस्न तलब और दुआ। कन्फ्यूजन क्या है ये समझाता हूँ। बाज़ मुहक्किकीन हुस्न तलब और दुआ को एक ही बताते हैं। यहाँ से दोस्तों आपकी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। वैसे कसीदे के आपको अज्ज़ाए तरकीबी 5 याद रखने हैं और 5 ही लिख कर आने हैं। बिल्कुल किसी तरह की नापा-चूक नहीं करनी है, किसी किताब के चक्कर में, किसी गाइड के चक्कर में या कहीं से इधर-उधर परेशान मत होना। आपको 5 याद करना है और 5 ही लिख कर आना है। फुल ऑथेंटिक। NCERT क्या कहती है? 5 ही हैं। कन्फ्यूजन कहाँ होती है? बाज़ मुहक्किक क्या करते हैं? तशबीब, दूसरा गुरैज़, तीसरा मदह हिजो, चौथा हुस्न तलब और 5वां दुआ। तो क्या करते हैं? हुस्न तलब और दुआ को एक ही मान लेते हैं। हुस्न तलब को, दुआ को क्या कर लेते हैं? एक ही मान लेते हैं। इसको मुद्दा, उसको क्या नाम देते हैं? मुद्दा। क्या नाम देते हैं? मुद्दा। और बाज़ मुहक्किकीन ऐसे भी हैं जो तशबीब, गुरैज़, मदा के बाद लिखते हैं मुद्दा के बाद लिखते हैं हुस्न तलब, उसके बाद लिखते हैं दुआ। इस तरह 5 के 6 कर देते हैं। 4, 5, 6 आपको तीनों तरह के मिल जाएंगे, लेकिन आपको 5 ही याद करने हैं, जो सीक्वेंस मैंने यहाँ पर बनाई है। कसीदे का अज्ज़ाए तरकीबी कितने हैं दोस्तों? 5 हैं। तशबीब, गुरैज़, मदह, हुस्न तलब और दुआ। ये 5 के 5 आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, आराम से याद करिएगा। 5 के 5 आपको सेट रखना है। अब ये 5 क्यों इस्तेमाल किए गए हैं? आपको 5 ही याद रखने हैं, कहीं 6 हो जाए, कहीं 4 हो जाए, तो आप कन्फ्यूजन में ना पड़े। हाँ, इनके नाम थोड़े चेंज हो सकते हैं जगह जगह। तशबीब का नाम तशबीब ही मिलेगा, गुरैज़ का नाम गुरैज़ ही मिलेगा, मदह की जगह मदह और हिजो दोनों एक ही चीज़ हैं। बस फ़र्क क्या है? मदह में किसी की तारीफ़ की जाती है और हिजो में किसी की बुराई की जाती है। तो मदह हिजो आपके एक साथ मिल सकते हैं। और वैसे कसीदे तारीफ़ के लिए ही लिखे जाते हैं, इसलिए हिजो नहीं लिख के मैंने मदह लिख कर यहाँ पर बता दिया है। उसके बाद है हुस्न तलब, जिसको कहीं जगह आप हुस्न तलब और कहीं जगह आपको मुद्दा भी लिखा मिलेगा। कहीं हुस्न तलब और मुद्दा अलग अलग मिलेगा, और कहीं पे हुस्न तलब और मुद्दा और दुआ तीनों अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये सी याद रखनी है, सीक्वेंस भी याद रखनी है। तशबीब, गुरैज़, मदा, हुस्न तलब और दुआ। पढ़ते हैं बारी बारी सब क्या क्या चीज़ें हैं। तशबीब किसे कहते हैं ये सुनिए। इसको कसीदे की तमहीद कहा जाता है। कसीदे का मानी फ़र्श बिछाना होता है। इसका मानी हुस्न शबाब की बातें करना होता है। अरबी शौरा अपने कसीदे का आगाज़ हुस्न शबाब और इश्क मोहब्बत से करते थे, यानी इसमें अय्याम शबाब का तज़किरा होता है। शबाब का मतलब होता है जवानी,
शबाब का मतलब होता है जवानी। अय्याम यानी होता है दिन की जमा है, अय्याम बना है यौम से, यौम एक होता है, अय्याम ज़्यादा होते हैं, जैसे दिन और दिनों। यौम मतलब दिन, अय्याम यानी दिनों। जवानी के दिनों का इसमें तज़किरा होता है, किसमें? तशबीब में। असल मुद्दा शुरू करने से पहले शायर अपने ममदूह को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए अय्याम शबाब, मनाजिर फितरत, इश्क व मोहब्बत, सुबह के मनाजिर और औरतों की बातें करना, ये सभी चीज़ें उसके अंदर शामिल हो जाती है। कसीदे की तमहीद को तशबीब या नसीब भी कहा जाता है, नसीब भी कहते हैं। तशबीब के मौज़ूआत मुख्तलिफ हो सकते हैं, इसमें शबाब और शराब का जिक्र किया जा सकता है, बहार की मंजर कशी की जा सकती है। तशबीब में अपने औसाफ बयान करने की भी गुंजाइश है। ये भी मुमकिन है कि तशबीब पंदो नसाई पर मुश्तमिल हो या इसमें बेसिबाती ये दुनिया का बयान हो। गरज़ ये तशबीब के मौज़ूआत ला महदूद हैं, कोई भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी वाला आप घर बैठ के PDF में पढ़ लीजिएगा। एक शेर मैं आपको समझा देता हूँ। शायर सवाल करता है कि ए मैं नौ, ये बता कि तो झुक कर किसे सलाम कर रहा है। चलो मैं पढ़ देता हूँ उसको, आप कन्फ्यूजन हो जाएगी, आधा अधूरा मैं छोड़ दूंगा तो। तशबीब को कसीदे का सबसे अहम हिस्सा ख्याल किया जाता है, इसलिए शायरों ने इस पर बहुत मेहनत की है। गालिब को अपनी तशबीब पर बड़ा नाज था। पूछा जा सकता है गालिब को किस पर नाज था? कसीदे में अपनी तशबीब पर बड़ा नाज था। उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र की मदह में एक कसीदा लिखा है जिसकी तशबीब बहुत दिलकश है। पहली तारीख़ का चाँद उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई शख्स तस्लीम बजा लाने को झुका हुआ है। शायर सवाल करता है कि ऐ मैं नौ, ये बता कि तू झुक कर किसे सलाम कर रहा है। तो शायर में इस तरह लिखते हैं, हाँ मैं नौ सुने हम उसका नाम जिसको तू झुक कर रहा है सलाम। एक बादशाह की तारीफ़ में लिख रहा है कि बादशाह तुझे देख कर तो क्या करता है, चाँद भी झुक कर सलाम किया करता है। ऐसी बातें बड़ा चाह के लिखना ही कसीदा है। क्या है? ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ कर देना, ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ कर देना और तारीफ़ को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बयान कर देना। इतना ज़्यादा बढ़ाना कि बातें बिल्कुल बंडल लगने लगे। सुनते सुनते अरे आपकी कोई तारीफ़ कर रहा है साहब, आप तो बहुत महान आदमी हो, तो आपको लगेगा भाई अच्छा, अरे यार आप तो महापुरुष आदमी हो, अरे आप तो पुरुष ही नहीं हो। ठीक है, इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ करना, अगला खुद समझ जाता है साला मेरी चापलूसी कर रहा है। क्या कर रहा है? चापलूसी कर रहा है। तो वही काम कसीदे में शामिल होता है। और कसीदे के लिए अल्ताफ़ हुसैन अली क्या कहते हैं कि मुझे इसमें संडास की बू आती है। कसीदे से क्या आती है? संडास की बू आती है। हली फरमाते हैं मुकदमा शेर व शायरी में। गुरैज़, दूसरा जुज़ क्या है दोस्तों? गुरैज़। तशबीब हो गई। अब क्या है बात? गुरैज़। अदबी इस्तिलाह में दो बैलों को एक जुए में जोतना गुरैज़ कहा जाता है। दो बैल अलग अलग हैं, उसको जुए में फिट करना क्या कहलाता है? गुरैज़ कहलाता है। गुरैज़ का लफ्ज़ी मानी भागना के होता है। क्या है? भागना का होता है। गुरैज़ तशबीब और मदह को मिलाने वाली कड़ी है। तशबीब में अलग चीज़ है, तशबीब सिर्फ बयान करने की बात है, और मदह में उसकी तारीफ़ की जाती है। दोनों काम अलग अलग हैं, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए जो कड़ी चाहिए उसी कड़ी को क्या कहेंगे दोस्तों? गुरैज़ कहेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि तशबीब और मदह को जोड़ने वाली कड़ी क्या है? वो गुरैज़ है। क्या है? गुरैज़ है। तशबीब और मदह दोनों का मौजू अलग होता है, यानी दोनों बेमेल होते हैं, इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं होता है। तो बात से बात जोड़ते जोड़ते ऐसा जोड़ना कि वो चीज़ से ज्वाइंट हो जाए। इन दोनों को मिलाने के लिए शायर बात से बात पैदा करते हुए मदह की तरफ बढ़ता है, यानी गुरैज़ बात से बात पैदा करने का फ़न है। ये शायर के लिए सबसे मुश्किल जुज़ू होता है और कसीदे के लिए बहुत ही मुश्किल और बहुत ही अहम होता है। वाव छूट गया। ये शायर के लिए बहुत ही क्या है? अहम है और बहुत मुश्किल है। एक बात को दूसरी बात से कनेक्ट करने के लिए एक फ़न का इल्तिज़ाम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। तो शायर के लिए सबसे मुश्किल जुज़ कौन सा है? गुरैज़। कौन सा है? गुरैज़। तशबीब के बाद शायर मदह की तरफ कदम बढ़ाता है। वो बराह रास्त मदह नहीं करता, बल्कि बात से बात पैदा करके मदह की तरफ आता है। इस बात से बात पैदा करने को गुरैज़ कहते हैं। गालिब के कसीदे से तशबीब की जो मिसाल ऊपर पेश की जा चुकी है, उसमें शायर पूछता है कि मैं नो आखिर तू किसको झुककर सलाम कर रहा है। फिर आगे क्या कहते हैं? जवाब नहीं मिलता तो कहता है कि तू उसका नाम नहीं जानता, तो ले मैं बताता हूँ, वो ताजदार बहादुर शाह है। कौन है? बहादुर शाह। तो आखिर क्या कहते हैं? आगे फरमाते हैं, तू नहीं जानता तो मुझसे सुन, नाम शाहिनशाह बुलंद मकाम, किबला जान दिल बहादुर शाह, मजहर जुल जलाल इकराम। ये गुरैज़ की ये क्या है? मिसाल हो गई। क्या हो गई? मिसाल हो गई है। अब बात करते हैं तीसरी, मदह और हिजो। वैसे मदह का मतलब होता है तारीफ़ करना, हिजो मतलब होता है बुराई करना, किसी की मजम्मत करना।
और ये दोनों जो इसी जगह आते हैं। हालांकि महजो वाले कसीदे मैंने सुना नहीं है, फिर भी लिखे तो ज़रूर गए होंगे, अभी मेरे नॉलेज में नहीं है। मदह में क्या है, इसके बाद शायर अपने ममदूह की तारीफ़ करता है और उसमें खूब मुबालगा से काम लेता है, यानी बात को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर कहता है, मेरा राजा महान है, मेरा राजा अंतर्यामी है, बहुत बड़ा सम्राट है, ऐसी बातों को उसमें लिखा करता है। यही कसीदे की खूबी है। कसीदा लिखा इसके लिए जाता है, कसीदे का मेन जुज़ ही मदह है। क्या है मेन? कसीदा लिखा किसके लिए जाता है? मदह के लिए ही लिखा जाता है। कसीदे में ख़ास तौर पर मदह के हिस्से में शायर पुरशिकवा अल्फाज का इस्तेमाल करता है, उससे मदह में ज़ोर पैदा होता है। मदह की मिसाल मुलाहिज़ा हूँ, मदह कैसे करता है ये भी देखें। शहसवारी तरीक़े इंसाफ, नौबहारे हदीक़े इस्लाम, जिसका हर फ़ैल सूरत एजाज़, जिसका हर कौल मानिए इल्हाम। कुछ इस तरह की बातें बड़ा चला कर पेश करता है। चौथा है मुद्दा यानी हुस्न तलब। और मुद्दा को हुस्न तलब कहते हैं, हुस्न तलब को मुद्दा कहते हैं, दोनों वर्ड एक ही हैं। कहीं पर आपको मुद्दा मिलेगा, कहीं हुस्न तलब मिलेगा, कहीं आपको हुस्न मतलब भी मिलेगा, हुस्न मतलब भी मिलेगा। तो आप हुस्न मतलब को देख के कन्फ्यूज़ ना हो। हुस्न तलब, हुस्न मतलब और मुद्दा तीनों एक ही चीज़। उसका मुद्दा क्या बयान करना है, उसने पहले बात शुरू की, गुरैज से जोड़ी, मदाह में तारीफ़ कर दी। अब उसका मुद्दा क्या है, वो क्यों कर रहा तारीफ़ सारी? हर काम के लिए क्या होती, कुछ ना कुछ वजह होती है। आदमी फुकड़ में कोई काम नहीं करता, आदमी फुकड़ में कोई काम नहीं करता। किसी तारीफ़ भी कर रहा तो पीछे कुछ ना कुछ क्या होगा, लालच होगा। तो इस मुद्दा क्या बयान करता है वो देखिए। अब मुद्दा उसके पीछे क्या है। कसीदे का चौथा जुज़ मुद्दा या गरज़ मतलब, गरज़ मतलब नाम इसका, गरज़ मतलब है यानी मदह गोई के बाद कसीदा निगार अपना मुद्दा बयान करता है। जैसे गालिब ने एक क़ाते में अपनी माली मुश्किलात बयान करने के बाद कहा है, क्या कहा है, मेरी तनख्वाह कीजिए माह ब माह, ता न हो मुझको ज़िंदगी दुश्वार। ठीक है, मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए ताकि ज़िंदगी गुजारना मुश्किल ना हो, ये उनका मुद्दा है। लेकिन ये कसीदे का लाजमी जुज़ नहीं है, यानी ये ज़रूरी नहीं कि हर कसीदे में शायर अपना मुद्दा बयान करे ही करे, ज़रूरी नहीं है। अब बात आती है दोस्तों आखिरी में दुआ की। हालांकि देखो मुद्दा क्या हो सकता है, मुद्दे दो हो सकते हैं। अगर मान लीजिए बादशाह की तारीफ़ करेगा, किसी हुकूमत के सुल्तान की बात की तारीफ़ करेगा, तो क्या मिलेगा, इनाम में घर मिल सकता है, ज़र मिल सकता है, सोना चांदी मिल सकता है, कुछ मिल सकता है। लेकिन किसी फ़कीर की तारीफ़ कर दी, किसी आलिम दीन की तारीफ़ कर दी, उससे क्या मिलेगा, उससे मिलेगी उससे दुआ। क्या मिलेगी, दुआ। और दुआ क्या है, सोने चांदी से बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है, और वो चीज़ इस वक्त मैं आपसे ले पा रहा हूँ। ठीक है, आप भी मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा ताकि मैं अपनी कोशिशों में कामयाब हो सकूं और आप सभी जॉब लग जाएंगे। मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ भी नहीं होगा, वही मेरा असली कामयाबी होगी कि मैं आपके इस काम में अपनी मेहनत पूरी कर पाया। तो मुद्दा उसका क्या होता है, अगर बादशाह से है तो कुछ पैसे टके की उम्मीद कर सकता है, और अगर किसी आलिम दीन की, किसी बुजुर्गान दीन की अगर तारीफ़ करता है तो इसलिए करता है ताकि उनसे कुछ फैज़ हासिल हो, उनकी दुआ हासिल हो, उनका कुर्ब हासिल हो। ठीक है, अब आखिरी जुज़ है दोस्तों दुआ। क्या है, दुआ। कसीदे का आखिरी जुज़ दुआ है, यानी शायर अपने ममदू को दराजी उम्र या बुलंदी इक़बाल वगैरह की दुआ देकर कसीदा ख़त्म कर देता है। जैसे गालिब ने अपने कसीदे में बहादुर शाह को दुआ दी कि तुम्हारी सल्तनत क़यामत तक बाकी रहे। ऐसी क्या करता है, अपने ममदूह के लिए क्या करता है, दुआ करता है अज़ल से रवानी आगाज़ हो अबद तक रसाई अंजाम। अब बात करते हैं दोस्तों कसीदे की अक़साम। आपको चारों सिर्फ नाम याद रखना है, पढ़ूंगा नहीं पूरा। ठीक है, एग्ज़ाम में नहीं आएगा आपका। कसीदे की अक़साम है, मौजू के लिहाज से 4 अक़साम है, मौजू के लिहाज से 4 अक़साम है। आगे और भी अक़साम है। ठीक है, मौजू के लिहाज से कितनी अक़साम है, 4। मदहिया, हिजोइया, वाजिया और बयानिया। मदहिया किसे, जिसमें किसी की तारीफ़ की गई हो वह कहलाएगा मदहिया कसीदा। जिसमें किसी की बुराई की गई हो वो कहलाएगा हिजोइया कसीदा। जिसमें पंदो नसीहत हो, कोई नसीहत आमेज़ बात बताई गई हो वह कहलाएगा वाजिया। और जिसमें किसी कैफियत हालत का बयान हो वह कहलाएगी बयानिया। वह क्या कहलाएगा, बयानिया कसीदा कहलाएगा। चारों नाम आपको याद रखने हैं। एनसीईआरटी में आपको 2 ही दिए गए हैं, मदहिया और हिजोइया। मदहिया और हिजोइया आपसे पूछे कि मौजू के लिहाज से कितने हैं तो आपको 2 ही बताने, 4 बताने ही नहीं, आपको बताने कितने हैं, 2 ही हैं। कितने हैं, 2 हैं, मदहिया और हिजोइया। मदहिया और हिजोइया चारों मैं आपको बता रहा हूँ, आप सिर्फ याद रखिएगा इसको। कसीदे की अक़साम हैयत के लिहाज से 2 है। कितनी है, 2 है, खिताबिया, तमहीदिया। खिताबिया और तमहीदिया। खिताबिया में क्या होता है, जब शायर खिताबिया कसीदा लिखता है तो तमहीद वगैरह कुछ नहीं पेश करता है, डायरेक्ट अपने मुद्दे को बयान कर देता है। डायरेक्ट क्या करता है, ममदू की मदह करना शुरू कर देता है, बिना कुछ देखे बिना कुछ पढ़े उसका काम होता है। डायरेक्ट शुरुआत कर दी सीधी तारीफ़ से, वो कहलाएगा खिताबिया। क्या कहलाएगा, खिताबिया। जबकि दूसरी होती है तमहीदिया। तमहीदिया कसीदे में क्या होता है
कि जब वो अपने ममदू की मदह करने वाला है, जिसकी तारीफ़ करने वाला है, जिसके लिए कसीदा लिखने वाला है, उसकी पहले तशबीह बयान करेगा, फिर गुरैज़ से बातों को जोड़ेगा, फिर मदह करेगा, तारीफ़ करेगा, फिर अपना मुद्दा बयान करेगा, उसके बाद में उसके लिए दुआ करेगा। ये सिस्टमेटिक जो तरीका होता है ये तमहीदिया कसीदा कहलाता है। ये रचना के आधार पर, बनावट की हैयत के आधार पर इसके दो मिसालें हैं, दो इसके अक़साम हैं, तमहीदिया और खिताबिया। याद रह जाएगी, नहीं रहे तो याद कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कसीदे का आगाज़ और इर्तिका। कसीदे का आगाज़ इर्तिका की जब बात करेंगे दोस्तों तो हम इसको आसानी से समझने के लिए 4 दौर में बांटेंगे। कितने दौर बांटेंगे? 4 दौर में। पहला जो दौर है तब तो कसीदे की और शुरुआत होती है जब कसीदे के नमूने पाए जाते हैं। दूसरा दौर है यहाँ पर कसीदा बामे उरूज पर पहुँच जाता है। तीसरे दौर में कसीदा ख़त्म होता नज़र आता है और चौथे दौर में कसीदा साफ़ हो जाता है। आज के दौर में कसीदे लिखे ही नहीं जाते, यूँ समझ लीजिए आप। चौथे दौर में क्या हो जाता है? बिल्कुल सफ़ाया हो जाता है। पहले में शुरुआत होती है, दूसरे में बामे उरूज पे पहुँचता है, तीसरे में सिर्फ इसका पतन होना स्टार्ट हो जाता है और चौथे में जाकर साफ़ हो जाता है। तो हम बात करते हैं कसीदे का पहला दौर। कसीदे का पहला दौर क्या है, कहाँ शुरुआत होती है? देखिए, कसीदे का आगाज़ दक्कन से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? दक्कन से, दक्किन से होता है। दक्कन में कुली कुतुब शाह पहले कसीदा गो शायर हैं, इशार हो गया, शायर हैं, क्या है? शायर हैं, एन छूट गया। ये गोलकुंडा यानी कुतुब शाही हुकूमत के 5वें बादशाह हैं। कौन? कुली कुतुब शाह। इनके बारे में मैं गज़ल वाले टॉपिक में पूरा बयान कर चुका हूँ ना, नज़्म वाले टॉपिक में पूरा बहुत डिटेल बयान किया आपको। ये पहले साहिब दीवान शायर हैं। इनके कलाम में गज़ल, मसनवी, मरसिया, नज़्म के अलावा कसीदे भी मिलते हैं। उन्होंने हम्द, नात, मनक़बत, मज़हब और त्यौहार पर कसीदे लिखे और पढ़े हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बाद दक्कन के सबसे अहम कसीदा गो शायर मुल्ला नुसरती हैं। पहला नाम कहाँ से लेंगे हम? मोहम्मद कुली कुतुब शाह से। दूसरा नाम किसका लेंगे? मुल्ला नुसरती का। किसका लेंगे? मुल्ला नुसरती का। मुल्ला नुसरती हैं। मुल्ला नुसरती आदिल शाही हुकूमत के शायर हैं। मुल्ला नुसरती आदिल शाह सानी के दोस्त और उनके दरबारी शायर भी थे। आप सोचिए, कोई दरबारी शायर, दरबार में एक शायरी करने वाला इंसान जब बादशाह का दोस्त हो जाएगा तो बताओ लोगों में जलन नहीं होगी? बिल्कुल। तो लोगों को इनसे जलन होने लगी। इनके हासिदीन ने इनसे हसद करने वालों ने, इनसे जलने वाले लोगों ने इनका क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। किनका? मुल्ला नुसरती का। ये सवाल एक बार पहले पूछा जा चुका है, इसलिए आप याद रखिएगा। किस शायर को उनके हासिदीन ने कत्ल कर दिया? मुल्ला नुसरती। कौन थे? मुल्ला नुसरती। अली आदिल शाह सानी ने मुल्ला नुसरती को मलिकुश्शअरा का खिताब दिया। मुल्ला नुसरती के कसीदे और उनकी मसनवी अली नामा में शामिल हैं। मुल्ला नुसरती को हासिदीन ने कत्ल कर दिया था, ये बात मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। ये था दोस्तों पहला दौर, जहाँ पर नाम सिर्फ किसका आता है? कुली कुतुब शाह का और मुल्ला नुसरती का। यही दो पर क्या होता है? मामला एंड हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे दौर की। कसीदे का दूसरा दौर शुमाली हिंद में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा से शुरू होता है। सौदा को तो क्या समझते हैं? कसीदे की जड़ समझते हैं, जिन्होंने कसीदे को बिल्कुल इस्तेहकाम बख्शा है। जब भी कसीदे की बात आती है तो सौदा का नाम सबसे पहले आएगा, यूँ समझ लीजिए आप। सौदा ने अपने वालिद के पेशे की निस्बत से तखल्लुस रखा है। यहाँ से उर्दू कसीदे को बाकायदा तौर पर रिवाज मिला है। कसीदे की शुरुआत असल मानी में उन दोनों ने लिखे हैं, लेकिन असल मानी में रिवाज किसने किया है दोस्तों? सौदा ने किया है। किसने किया है? सौदा ने किया है। सौदा को उर्दू कसीदे का बादशाह कहा जाता है, उर्दू कसीदे का इमाम भी कहा जाता है, इनको उर्दू कसीदे का बादशाह कहा जाता है। सौदा ने हम्द, नात, मनक़बत, शहर आशूब, हिजो और मदह में कसीदे कहे हैं, यानी सिर्फ तारीफ़ नहीं बल्कि बुराई भी की है कहीं कहीं। यहीं से कसीदे का बाकायदा इब्तिदा होती है, यहीं से शुरुआत हो जाती है। अब कैसे होती है शुरुआत वो देखें। सबसे पहले कसीदे अरबी ज़बान में लिखे जाते थे, ये बात आप भी जानते हैं। इसके बाद अरबी से फ़ारसी में और फिर फ़ारसी से उर्दू ज़बान में कसीदे की रिवायत शुरू हुई। आपसे पूछे उर्दू में कसीदे की रिवायत कहाँ सही, तो आप बताएंगे फ़ारसी से। कहाँ सही है? फ़ारसी। फ़ारसी में कहाँ सही? अरबी से। शुरुआत कहाँ से हुई? अरबी से शुरू हुई है। कहाँ शुरू हुई? अरबी से शुरू हुई है। उर्दू में कसीदा फ़ारसी की तक़लीद से आया है, उसकी पैरवी से आया है। सौदा ने उर्दू किस्से को फ़ारसी कसीदे के हम पल्ला बना दिया, लेकिन सौदा ने कुल्ली तौर पर इसकी तक़लीद नहीं की, बल्कि अपने अंदाज़ में कसीदे का मयार बुलंद किया। सिस्टमेटिक ढंग से कुछ किया ना किया, लेकिन अपने स्टेटस पर, अपने तरीके से कसीदे को बहुत ऊंचा मकाम अता किया है। किसने? सौदा ने। मसहफ़ी ने इसी वजह से सौदा को उर्दू कसीदे का नक्काश अव्वल कहा है। सबसे पहले डिज़ाइन करने वाला, सबसे पहले नक्काश अव्वल आपको कहा है। किसने कहा है? मसहफ़ी ने कहा है। किसे कहा है? सौदा को कहा है। कसीदे के लिए तख़य्युल की बुलंदी, पुरशिकवा अल्फाज, ज़ोर बयान, मज़मून आफरीनी और सलालत का होना ज़रूरी है, और ये सब बातें सौदा के कसाइद में मौजूद हैं। कसाइद हो गया दोस्तों, कसाइद में मौजूद हैं।
सौदा को उर्दू शायरी का सबसे बड़ा शायर माना जाता है। कसीदे की बात नहीं कर रहा मैं, सौदा को उर्दू शायरी का सबसे बड़ा शायर माना जाता है। साथ ही सौदा को कसीदे का इमाम या कसीदे का बादशाह भी कहा जाता है। कसीदे का इमाम किसे कहा जाता है, सवाल आ जाए तो क्या जवाब देंगे, सौदा इसका सही जवाब होगा। सौदा को फ़ारसी शायर खाकानी, उर्फ़ी और अनवरी के हम पल्ला करार दिया है। फ़ारसी के जो बहुत पहुँचे हुए आला दर्जे के शायर थे ना, कौन कौन, खाकानी, उर्फ़ी, अनवरी, इनके बराबर ठहरा है, यानी सौदा इतने बड़े शायर माने जाते हैं। सौदा के बाद इंशा और मसहफ़ी हम कसीदा को शायर हुए हैं। पहला दौर था, कौन थे, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, दूसरा कौन था, मुल्ला नसरती। मुल्ला नसरती के बाद दूसरा दौर आया, तो यहाँ पे सबसे पहले नाम किसका आया, सौदा का। किसका नाम आया, सौदा का। सौदा के बाद अब दो शायर कौन से आते हैं, इंशा और मसहफ़ी, लेकिन इन्होंने इतना ज़्यादा नाम कमाया नहीं। इनके बाद कौन आ गए, ज़ौक़ साहब। कौन आ गए, ज़ौक़ साहब आ गए थे। सौदा के बाद इंशा और मसहफ़ी अहम कसीदा गो शायर हैं। इंशा के कलाम में अरबी, फ़ारसी और हिंदी के मुश्किल अल्फाज शामिल हैं, इसी वजह से इनके कसीदे मुश्किल मालूम होते हैं। मसहफ़ी का अंदाज़ बयान कुछ रूखा है और जोश खरोश भी थोड़ा कम है, इसलिए इनको ज़्यादा क्या नहीं मिली, फेमस नहीं हो पाए। इनके बाद उर्दू के दूसरे बड़े कसीदा गो शायर ज़ौक़ है। शेख इब्राहिम ज़ौक़ का दौर शुरू होता है। ज़ौक़ ने तमाम कसीदा अकबर शाह सानी और बहादुर शाह ज़फ़र की शान में कहे हैं। अकबर शाह सानी यानी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह ज़फ़र की शान में इन्होंने सारे कसीदे लिखे हैं। एक कसीदा एक बुज़ुर्ग सैयद निहाल चिश्ती की शान में भी लिखा है। बकौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद क्या कहते हैं, ज़ौक़ ने कसीदे को उस महराब तक पहुँचा दिया जहाँ किसी और का हाथ नहीं जा सकता। इतनी ऊंचाई पर लेके जाना किसने काम किया है, ज़ौक़ ने किया है। शेख इब्राहिम ज़ौक़ ने इस कसीदे को बामी उरूज पर पहुँचा दिया है। डॉक्टर एजाज़ हुसैन कहते हैं, ज़ौक़ का मयार उर्दू कसीदे में बहुत बुलंद है। सौदा के बाद सिन्फ़ शायरी के मयार को कायम रखने में ज़ौक़ ने बड़ी काबिलियत से काम लिया है। अगर सौदा के बाद नाम लिया जाए तो सेकंड नंबर पे किसका नाम आता है, ज़ौक़ का आता है। अगर कसीदा गोई की बात जब भी की जाती है, आपको दो नाम याद रखने हैं। सबसे बड़ा नाम किसका आएगा, सौदा का, सेकंड नंबर पर आएगा ज़ौक़ का। अगर मरसिया निगारी में बात की जाए तो सबसे पहले अव्वल दर्जे में नाम किसका आएगा, अनीस का। अनीस के बाद सेकंड नाम किसका लिया जाता है, दबीर का। ऐसा ही मामला कुछ यहाँ पर भी शामिल होता है। ज़ौक़ को अकबर शाह सानी ने खाकानी हिंद का खिताब दिया है। अकबर द्वितीय ने इनको खिताब दिया है, किसका, खाकानी हिंद। और बहादुर शाह ज़फ़र ने मलिकुश शुअरा का खिताब दिया है, मलिकुश शुअरा का खिताब दिया है। ज़ौक़ आज़ादी के साथ ज़ौक़ आज़ाद के उस्ताद थे और आज़ाद के वालिद मौलवी बाकर के दोस्त थे। कई मौलवी बाकर है, कई मौलवी बाकर है। आज़ाद के वालिद थे कौन, मौलवी बाकर, और ये ज़ौक़ उनके क्या थे, ख़ास दोस्त थे। तो मौलवी बाकर की हत्या के बाद, उनके मर्डर के बाद फिर क्या हुआ था, उनके इंतकाल के बाद क्या हुआ था, ज़ौक़ ने ही इनको तरबियत दी थी। आज़ाद को क्या दी थी, तरबियत दी थी, उनको सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, सब कुछ किया उनका, बहुत उनके आप शागिर्द रहे, बहुत ख़ास। ज़ौक़ के बाद गालिब और मोमिन का नाम भी अहम है। ये तीनों हम असर शायर हैं। ज़ौक़, गालिब और मोमिन तीनों एक ही टाइम के हम असर समकालीन शायर हैं। तो ज़ौक़ के बारे में आपको बता चुके हैं। अब बात करते हैं, ज़ौक़ और गालिब दोनों बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे। इन दोनों को शर्फ़ हासिल हुआ है बहादुर शाह ज़फ़र। ज़फ़र उनका तखल्लुस है, उनका पूरा नाम है बहादुर शाह, और मुग़ल बादशाह बहादुर शाह, लेकिन ज़फ़र का क्या तखल्लुस, वो खुद भी शेर शायरी किया करते थे। और उनके उस्ताद कौन थे, ज़ौक़ भी थे और गालिब भी थे। गालिब ने 4 कसीदे लिखे हैं, जिनमें 2 हज़रत अली के और 2 बहादुर शाह ज़फ़र की शान में लिखे हैं। 2 हज़रत अली के लिए लिखे हैं और 2 बहादुर शाह ज़फ़र की शान में लिखे हैं। टोटल 4 लिखे किसने, गालिब ने। मोमिन इश्किया शायर थे, तो गालिब का मामला ख़त्म हो गया, 4 पे, 2 हज़रत अली की शान में, 2 बहादुर शाह ज़फ़र की शान में, 4 कसीदे हो गए। मोमिन इश्किया शायर थे, मकर शायरी उनकी पहचान है, लेकिन उन्होंने कसीदे भी लिखे हैं। मोमिन ने कुल 9 कसीदे लिखे हैं। कितने लिखे हैं, 9। किस किस के, याद रखिएगा। 2 हमदो मनक़बत के हैं, 4 खुलफ़ाए राशिदीन के हैं, 2 और 4 6। 1 हज़रत इमाम हुसैन की शान में है, 6 और 1 7। एक वाली टोंक वज़ीरुद्दौला अमीरुल मुल्क मोहम्मद वज़ीर ख़ान की शान में है, 8 और 1 9। ठीक है, सॉरी 8 ही होगी। तो एक उन्होंने पटियाला के नवाब के भाई राजा अजीत सिंह के नाम लिखा है। अजीत सिंह ने मोमिन को एक हाथी दिया था, इसी वजह से उनको लिए कसीदा लिख दिया, उनकी तारीफ़ कर दी।
हालांकि मोमिन दरबारी शायरी और दरबारी कसीदा खानी से दूर रहे हैं। मोमिन का जो रवैया है दोस्तों वो इश्क मोहब्बत वाला है। कैसा इश्क मोहब्बत वाला है, वो हमेशा इन चीज़ों से बहुत दूर रहे हैं। इन चीज़ों से, इन फालतू की क्या कह सकते ना, राजा महाराजा की फालतू की तारीफ़ों से, उनके तलबे चार्टिंग करने, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा क्या रहे, हमेशा दूर रहे, कटते रहे, पर फिर भी ज़रूरत पड़ने पर करना ही पड़ता है। तो ये दूसरा जो दौर था, सौदा, ज़ौक़, मसहफ़ी, इंशा और गालिब और मोमिन के टाइम में आखिर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे दौर की। तीसरा दौर क्या होता है ये देखिए। इसके बाद कसीदे का तीसरा दौर शुरू होता है। अब ये दौर कहाँ का है, लखनऊ का दौर है। कहाँ है, लखनवी दौर है। अमीर मीनाई, मीर शिको आबादी, जलाल लखनवी, अज़ीज़ लखनवी और जलील मानकपुरी के नाम यहाँ पर अहम हैं। गालिब और मोमिन के बाद जो सबसे अहम कसीदा गो शख्स हैं वो मोहसिन काकोरी हैं। कौन है दोस्तों, मोहसिन काकोरी, नाम याद रखना, तीसरे दौर में सबसे अहम शायर हैं। ये नातिया कलाम के लिए बहुत मशहूर हैं, नात लिखने के लिए। सिमत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, सिमत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, ये उनका मशहूर नातिया कसीदा है। इनके अलावा, इन सब के अलावा भी दाग दहलवी, मुनीर शिको आबादी, जलाल लखनवी, अज़ीज़ लखनवी, अमीर मीनाई, जलील मानकपुरी ने भी कसीदे लिखे हैं, लेकिन ये कसीदा निगारी में ज़्यादा कामयाब नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर आते आते कसीदा निगारी क्या हो गया, एंड हो गया। गालिब के बाद तो मामला पूरा क्या हो गया, चौपट हो गया। अब इन लोगों ने कसीदे लिखे हैं, लेकिन वो महारत हासिल नहीं कर पाई जो सौदा और ज़ौक़ ने जो नाम कमाया था। तो बात रहती है दोस्तों आखिरी चौथे दौर की, कसीदे का चौथा दौर। इसके बाद कसीदे का चौथा दौर शुरू होता है, लेकिन ये कसीदे का ज़वाल का दौर है, यानी उसके पतन का दौर है। इसमें ना तो दरबार रहे, फिर क्या हुआ, राजा महाराजा ख़त्म हो गए, सल्तनत ख़त्म हो गई, फिर ना तो दरबार रहे, ना ही बादशाह रहे, ना ही कोई उनकी तारीफ़ में किस्से कसीदा पढ़ने वाले रहे। बादशाही दौर और दरबारी ज़िंदगी ख़त्म होने के साथ साथ कसीदा भी क्या हो गया दोस्तों, ख़त्म हो गया। अब ना तो ऐसे बादशाह बचे हैं और ना ही ऐसा कुछ बचा है मामला कि अब किसी की तारीफ़ की जाए, और ये मामला हमेशा के लिए क्या हो गया, एंड हो गया। अब भी शायद इक्के दुक्के कसीदे लिखे जाते होंगे, लेकिन इतना फेमस नहीं हो पाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका टॉपिक क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसके बाद कुछ मज़मून मैंने लिखा था 6-7 पेज का, ये कसीदा निगारी एक नज़र में, सारी बातों को शॉर्टली ब्रीफली क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो मैंने मज़मून के तौर पर पहले लिखा था, उसी से छांट कर मैंने वापस ऊपर नोट्स बनाए हैं। ये चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाई है, बस चीज़ को आप दोबारा मेरी भाषा में एक अलग से लैंग्वेज में वापस पूरा मज़मून टाइप में पढ़ना चाहें तो बाद में PDF लेकर इसको पढ़ सकते हैं। कसीदा निगारी एक नज़र में 1 2 3 4 5 6 7 47, हाँ ऑलमोस्ट 47 पेजेस का ये टोटल 5-7 पेज हो रहे हैं, बाद में बैठ के पढ़ लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक इल्तिजा थी आप लोगों से, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, आपके पास 36 ग्रुप हैं, बहुत सारे ग्रुप से आप कनेक्टेड हो, तो बराए मेहरबानी इसाले सवाब समझ के ही सही, एक मोमिन होने के नाते आप इसी को शेयर ज़रूर करें, इतनी गुजारिश आप सभी से है। मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट टॉपिक में शानदार कंटेंट और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।